हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नारू का पार्ट नंबर 40 स्टार्ट करते हैं। लीजा किधर है? उसने प्रेहान से पूछा। वो तो मम्मा के रूम में है, इनफैक्ट वहीं पर सोती हैं कभी कभी। उसने मुड़ते हुए सीढ़ी पर खड़े जहां को जवाब दिया तो उसके माथे के बाल गहरे होने लगे। वो वजह जानता था उसके कमरे से रूपरुष होने की, बल्कि वो हर उस जगह से रूपरुष हो जाती थी जहाँ उसकी मौजूदगी का अमकान होता था। वो संजीदगी से मम्मा के रूम की तरफ बढ़ा और दरवाजे पर अपना हाथ जमाया। सामने नजर आते मंजर ने उसे उबलते दिलो दिमाग पर ठंडा पानी अंडेल दिया। वह बच्चों को बेड पर उन पर झुकी अपनी मोहब्बतें निछावर कर थे। मेरे ख्याल से उनके आने से मेरी मोहब्बत का हिस्सा खत्म नहीं होना चाहिए, संजीदगी से कहते उसे नरमी व किदत से लब उसके दाएं कांधे पर रखे। वो जो उसकी आवाज पर थम सी गई थी, उसकी इस जिसारत पर उसकी धड़कनें सुस्त पड़ने लगी। इन दोनों की धड़कनों के साथ वहाँ हर चीज साकत व खामोश थी। कमरे में एक मैनी ऐसी खामोशी फैली हुई थी। वो साका से बैठी उसे तक रही थी, जो अब सामने आकर नीम दराज हो चुका था। इतने दिनों बाद आया हूँ, मिलने की नहीं मुझसे? बच्चों पर झूकते हुए उसका बेनियाज पुरतपिश लहजा उसका नाजुक सा दिल हिला गया। उसकी खामोशी पर उसे बच्चों से खेलते हुए नजर हटाकर एक नजर उसके सुरख चेहरे पर डाली। अपनी बातों को कंट्रोल में रखे, यह आपका बेडरूम नहीं बल्कि मामा का रूम है। वो धीमे लहजे में घुराते हुए बोली कि मामा स्टडी में नमाज पढ़ रही थी। तो चले बेडरूम में, उसे संजीदगी से उसे देखते हुए कहा तो वो अंदर तक जल बुन के। यह शख्स इतना पुरसकून क्यों था? जिस काम के लिए गया था उसे मुकम्मल करने की भी कोई खबर ना थी, फिर क्यों वो इतने दिन गायब रहा था? और अब वापसी पर इतना पुरसकून समंदर की मानद ठहरे हुए समंदर की मानद। वैसे मुझे हकीकत समझ नहीं आती कि वीर प्यारा कि यहाँ हाल है, क्योंकि मैं जब शावी को देता हूँ तो नजरें उसकी नगदरों में उलझ जाती हैं, उसकी सांसें मदम पड़ने लगी। यह शख्स आपको तो सैर फूकने वाला था, और जब मैं हाले को देता हूँ तो निगाहें उसकी थोड़ी के हम पर जम सी जाती हैं। इन दोनों पर नजर जमाए उसकी सांसों की रफ्तार व दिल की धड़कन मुंतशिर सा कर गया। वो सुन सी बैठी उसे बच्चों पर पादराना शफकत नछावर करते हुए देख रहे थे। आप आधे घंटे तक कमरे में आ रही हैं। उसने उठ बैठते हुए उसके कान में सरगोशी की तो वो होश में आए। कभी नहीं, मुझे इधर ही सोना। वो हर दरमी से गोया है। उसकी पापा उसने गहरी नजर उसको देखा, जो मां बनने की खूबसूरत महक लिए हुए खूबसूरत खतरनाक हद तक जानलेवा लग रही थी। आप कमरे में आ रही हैं, वरना मुझे इस कमरे में सोने से आप रोक नहीं सकती। उसने महसूस संजीदा आवाज जो मैंने अंदाज में कहा तो वो बिफर गए। आप मेरे साथ ज्यादती नहीं काट सकते, उसने डरते दिल पर काबू पाते हुए पूरी बहादुरी के साथ कहा। अनजाने में ही उसे बच्चों का और मम्मा का काफी सहारा हो रहा था। रोक सकती हैं आप मुझे? चैलेंजिंग अंदाज उसकी पेशानी अर्क आलूद काट गया और वह दिमाग पक से उड़ा। आप? उसने बेबसी से कुछ कहना चाहा, जब सुना था बेटे आने से माँ काफी बहादुर महसूस करती है खुद को, लेकिन अभी देखकर अच्छा लगा। वीर की आमद के असरात नजर आ रहे हैं। हफीसा सरगोशी नमा पुरलतिफ तुरंत उसके हवा से झंझोड़ गया। आधा घंटा वो दोबारा से बाबा करवाता, उसके कान की लोच चुमता हुआ बाहर की तरफ निकला, जबकि वो पागल होती धड़कनों के साथ गुस्से बेबसी व हया से बैठी रह गई। क्यों जा रही हो अलीज़ा? अभी तो कहा था कि आप यहीं रुकना, तबीयत नहीं ठीक। मम्मा ने तो बच्चों का सामान समेटते देकर पूछा। आपके बेटे ने तबीयत हासी ठीक कर दी है मम्मा, गुंडे बन गए हैं आपके बेटे, धमकियां देते। वो रोहानसे पानते कहती हुई जा रही थी, देखिए मम्मा ने बामुश्किल हंसी जब्त की। वो परेशानी व झंझलाहट से बड़बड़ाती हुई जा रही थी। उसे अब थोड़ा खौफ भी महसूस हो रहा था। वो भी बहुत ही बहादुरी का मुजाहरा कर चुके थे, जिसका हमेशा उसका ना तो वजूद व दिल नहीं चुका सकता था। क्या कहा मेरे गुंडे बेटे ने? मम्मा ने मुस्कुराहट दबाते हुए शरारत से पूछा। कहते रूम में आओ, वरना मैं। उसे यकदम होश में आते हुए जुबान दांतों लग दबाई और झिझकते हुए मम्मा की तरफ की नकियों से देखा और इन्हें मुस्कुराते हुए देखा। बेबी कार्ड पकड़ते हुए दोनों से वहां से निकलने गई। पुराना आती मुलाजमा को सामान पहुंचाने का कहती ऊपर की तरफ बढ़े। हराब मुड़ के साथ उसने बच्चों को लौटाया और फिर वहीं पर दब से बेड पर बैठ गई। वो अपनी सोच में मगन चेयर पर बर्जमान जहां को न दे सकी, जो सिगरेट सुलगाते हुए उसे तक रहा था। न जाने कितना वक्त गुजरा कि हाले रोने लगी। उसके रोने के बाद पर वह हड़बड़ाती हुई और फौरन से उसे गोद में लिया। उसे भूख लग रही थी। उसने टाइम देखा तो ये उसके फीडर का वक्त ना था, इसलिए वह दोनों पाँव ऊपर करती हुई रिलैक्स होकर बैठी उसे फीड करवाने की तैयारी करने लगी। किसी एहसास और सिगरेट व परफ्यूम की मिली जुली महक पर उसने पलट कर देखा तो वो एक पल को रुक सी गई, लेकिन फिर फौरन से बेचता गर्दन मोड़ती हुई हाले को फीड करवाती वीर को थपथपाने लगे। उसकी हरकत, हाथों की हरकत और दिल के धड़कन उसके उठते और अपनी तरफ बढ़ते कदमों को देखकर मद्धम होने लगे। उसकी सांस एक पल को थमी जब वो धीरे से उसके पीछे नीम दराज हो गया। उसे दानास्ता नजरअंदाज किए खास से वीर को थपकते हुए फीड करवाती रही। उसने संजीदगी से उसकी नजरअंदाजी को नोट किया। पीच कलर के सिंपल से शफून के सूट में बालू का ढीला डाला जोड़ा बनाए, पीच कलर का ही सादा दुपट्टा फैलाया, वो इससे रूह फेरे बैठी थी। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया, उसके बालों का जोड़ा खोल दिया। लंबे घने भड़ोन बालों की एक अपचार सी कमर पर फैलते चले गए। उसने गहरी नजर से उसे देखा, जो रूह मोड़े आंखें जोर से नीचे हुए उस बेएहतियार हरकत पर गहरे सांस ले रही थी।
اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ پیچھے بیٹھا شخص بھی اس کے سانسوں اور دھڑکنوں کی زبان سن رہا ہے۔ اسے اسی ہاتھ سے اس کا دوپٹہ پکڑتے ہوئے سر پر رکھا اور اس کے سمجھنے سے قبل کہا، اس وقت آپ صرف حالی اور شابی کی ماں لگ رہی ہیں، جبکہ مجھے آپ میں اپنی علیزہ چاہیے۔ اس کے لفظوں اور عمل سے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی جاگ اٹھے، جبکہ سرخ گال تپنے لگے، لیکن وہ لب بھی جو خود کو کنٹرول کیے بیٹھی تھی، اسے کھلے بالوں کی بکھرتی لٹ کان کے پیچھے اراسی اور حالے کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ جب بیٹا، اسے پہلے آپ کی مما شرم کی وجہ سے آپ کے نزدیک آنے نہیں دیتی تھی اور اب اپنی ناراضگی کی وجہ سے ظالم سماج بنی ہوئی ہے۔ اسے گہری سنجیدگی سے وی پر جھکتے ہوئے گویا اسے سنایا، اس کو تب سے چڑھی، لیکن جھنجھلاہٹ کے باوجود ایک خفیف سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر مچلی، جس کا اس نے بامشکل گلا گھونٹا۔ شاہ کیا کر رہی ہیں؟ اپنے پیر پر اس کے ہاتھ محسوس کر کے وہ بکھلاتے ہوئے بولی، اپنی پرنسس کو محسوس کرنے کی کوشش ہے۔ وہی دو ٹوک لہجہ، نہیں، آپ پیچھے ہو کر بیٹھے۔ اس نے گڑبڑاتے ہوئے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ جماتے اسے پڑے کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا، بلکہ سیدھا ہوتا ہوا اس کی گود میں سر رکھ گیا۔ اب اس کی نگاہوں کا مرکز اس کا گلابی چہرہ تھا، جس کی گہری نظروں کے ارتقاء سے سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ اگر اب آپ نے مجھے یوں لوفروں کی طرح دیکھنا بند نہ کیا تو میں پپا کو شکایت لگا دینی۔ اس کے نظروں کے ارتقاء سے گھبراتی وہ دھمکی دیتے ہوئے بولی، ریئلی؟ اس نے بے آواز انداز میں لبوں کو جنبش دیتے ہوئے پوچھا۔ اس کے انداز سے وہ تب گئے۔ کبھی کبھی آپ مجھے ذرا اچھے نہیں لگتے، اسے روٹھے انداز میں معصومیت سے کہا تو اس نے بڑے پر انداز میں مسکراتے ہوئے اس کے نیکلس میں انگلی پھنساتے ہوئے اس کا سر نیچے کو جھکایا، اور مجھے آپ ہر پل اچھی لگتی ہیں۔ اس نے اس کی گھنی پلکوں پر پھونک مارتے ہوئے کہا تو اس نے بکھلا کر پلکیں موند لی۔ شاہ، نو، اس نے مزید کسی گستاخی سے باز رکھنے کو التجائی انداز میں کہا تو اس نے اسے تھوڑے سا فاصلے پر رکھے ہوئے کان اس کے پیر پر لگایا۔ اس کی شرم جان لے لے گی کسی دن، آپ کی شرم جان لے لے گی کسی دن۔ اس نے اس کے آدھے موئے وجود پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، جس کے کان لگانے سے مرنے والی ہو گئی تھی۔ میری پرنسس سے مجھے دور رکھنے کی بہت کڑی سزا دوں گا۔ اس نے جب اسے غیر محسوس انداز میں تھوڑا پرے کیا تو اس نے لو دیتے لہجے میں کہا، لیکن اس کا ہاتھ اور اس کے نیکلس پر ہی تھا۔ حالے سو چکی ہے علی سے؟ اس کے کان میں کی گئی سرگوشی پر وہ ہڑبڑا کر حال میں لوٹی۔ کیا؟ اس نے گڑبڑاتے ہوئے پوچھا۔ کیا؟ اس نے بات کے جواب میں حالے کی اس کی گود سے لیا اور بیبی کارٹ میں لٹا دیا۔ اس کی حرکت پر وہ شرمندہ ہوتی ڈریس ٹھیک کرنے لگی۔ علیزے، ڈونٹ موو، پلیز اسٹے ہیئر۔ بیٹھ سے اٹھنے کو بڑھتوڑتی علیزے کو دیتے ہوئے اسے دھیمی مگر آواز میں پکارا تو نہ چاہتے ہوئے بھی ٹھہر گئے۔ میں اس وقت آپ سے بہت ہی ناراض ہوں اور میں راضی بھی نہیں ہوں، معصومیت سے اسے کہتے ہوئے گویا وارن کرنے لگی کہ مجھے اس وقت بلانا نہیں۔ ناراضگی کی وجہ جانتا ہوں، لیکن راضی نہ ہونے کی وجہ بتائیں۔ اس کے ہاتھ پر کیوٹ مضبوط کرتے اس نے سنجیدہ سی نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی۔ بس میری مرضی۔ اندر سے ڈرتی بظاہر کان دو چکاتی ہوئی بولی، اوکے، آپ اپنی مرضی پر قائم رہے، میں اپنی مرضی پر عمل کرتا۔ اس کو جھٹکے سے قریب کرتے سو میں نے انداز میں کہا تو وہ فوراً گھبراتے ہوئے فاصلہ قائم کر گئے۔ بچے دیکھ رہے۔ بکھلاہٹ میں اتنی الٹی بات منہ سے نکلی کہ وہ خود شرمندگی سے سر جھکا گئے۔ سیریسلی؟ اس نے آئیبرو جھکاتے ہوئے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بہت برے ہیں آپ، نہیں بولنا مجھے آپ سے۔ آپ نہیں آئے، میں مر رہی تھی، لیکن وہ روتے ہوئے کہتی جا رہی تھی جب اس نے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ مر آپ رہی تھی اور سانسیں مجھے نہیں آ رہی تھی، فقط ایک جملہ۔ وہ ایک جملہ اس کی تمام شکایتوں پر باندھ گیا تھا۔ اس سینے میں بیچے وہ اپنے جذبات صرف چند لفظوں میں بیان کر گیا، لیکن چھوڑے مجھے۔ وہ ہفکی سے کہتے اسے دور ہٹی، بلکہ اس نے گھیرا کمزور کیا۔ وہ جو اس کی تمام باتیں سمجھتی تھی، اس کے جذبات پر بھی اسے ایمان تھا، لیکن کیوں وہ اتنے دن دور رہا؟ اگر اس نے وہ وعدے بھی پورے نہیں کیے تھے جن وعدوں کی پاسداری کے لیے آپ مجھے یہاں پر چھوڑ کر گئے تھے، اگر انہیں پائے تکمیل تک پہنچا کر آتے تو مجھے آپ کے اتنے دن کی دوری کا دکھ نہ ہوتا، لیکن اب تو حالی ہاتھ ہی لوٹا ہے۔ تلہیر سے کہتے اس نے یوں ہی ششدر ہو کر وہ واش روم میں جاگو سے، جبکہ وہ یوں ہی آنکھوں میں سرد سی کیفیت لیے اس مقام پر گھورے جا رہا تھا جہاں کچھ دیر قبل علیزے بیٹھی تھی۔ کچھ یاد ہے کہ کچھ عرصے قبل تم نے شادی کی تھی اور تمہارا ایک عدد شوہر بھی ہے؟ طنز جواب پر اس نے سکون سے روح بدلا اور ایک نظر اسے دیتے ہوئے کمال بے نیازی سے روح بدلا۔ وہ دوبارہ سے چولہے کی طرف متوجہ ہوئی تو اس کمال درجے کی بے نیازی و بے پرواہی پر وہ جل بن اٹھا۔ مہر ماں بی بی، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ پرانا طرز تہابت بلند ہوا تو آخرکار دوبیرہن کو یاد آ ہی گیا کہ وہ کسی کے شوہر ہے اور ان کی کوئی بیوی بھی ہے۔ پلٹ کر دونوں ہاتھ سینے پر لپیٹتی اس نے ٹھنڈے لہجے میں طرز کیا تو وہ حجر سا ہو گیا۔ وہ دراصل کام میں بزی، وہ سر کھجاتے ہوئے صفائیاں دینے کو بولا۔ بس مجھے کچھ نہیں سننا، بس میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں بابی کو چلہ پورا ہونے تک ادھر ہی رہوں گی، اور تم، اسے گھراتے ہوئے انداز میں کہتے ہوئے انگش سے شہادت اٹھاتے ہوئے اس کی طرف اشارہ کیا، تم جتنا ہو سکے مجھ سے ان دنوں فاصلے پر رہنا، ورنہ غصے کی شدت سے تمہیں گنجا کر دوں گی۔ اور اس کی پھٹی آنکھوں میں دیتے ہوئے وقفہ لیا، اور اس بار واقعی گنجا کر دوں گی۔ اسے بات مکمل کی تو وہ ہڑبڑا کر ہوش میں آیا۔ پاگل ہو گئی ہو تم کیا؟
वो दबे लहजे में सदमे से चलाया कि ऊंची आवाज से किसी के आ जाने का अंदेशा था कि किचन में खड़े थे, जो बदकिस्मती से ओपन किचन की नुमाइंदगी करता था। पागल तुम होने वाले हो इन दिनों, और अब प्लीज जरा फासले पर हो जाओ, वरना धमकी पर असर करते मुझे देर नहीं लगेगी। वो बदस्तूर अपने खानदानी रूप में आई जलात बनी हुई थे। मेहरमा बीबी, ये उम्र और वक्त आपका अपने बच्चे खिलाने का है, जो आप अपने लाले के बच्चों को खिलाने और मुझे दूर करने में ज़ाया कर रही हैं। उसे देखते हुए उसे समझाने वाले अंदाज में भरपूर तंज किया। उसकी बात पर एक पल को वह सटपटाई, गुलाबी रंगा सुरहिमाइल होने लगी। ये थर्ड क्लास बातें मेरे साथ मत करो, हटो रास्ते से। झिड़कने वाले अंदाज में कहती वो साइड से निकलने लगी कि वो वाकई हवा थी जो उसे इधर लाकर भूल ही चुका था। न जाने कौन से काम थे जो कि होना तकमील पा रहे थे। वो जिसे पकड़ने को आगे बढ़ा, एकदम बाल खींचने जाने पर कहा, मुझे छोड़ दे दुबेरहान, वरना गंजे हो जाओगे। उसके लम्स पर तेज होती धड़कनों पर काबू पाती उसके बाल को पकड़ती हुई बोली, अब तुम पर काबू पाना जरूरी हो चुका है जंगली बिल्ली। उसी पोजीशन पर रहते हुए उसे कमर से पकड़ते हुए अपने बाल उसके शिकंजे में दिए उस पर झुकने लगा। वाह वाह, सुबहान अल्लाह, क्या नज़ारे देखने लिखी मेरी किस्मत में। मुआविया की आजाना मंगशरारती आवाज़ पर दोनों कुरा कर के क्या क्या नज़ारे हैं। हॉस्पिटल में रोमांस, किचन में लड़ाइयाँ। उसने दोनों हाथ ऊपर को उठाया, चेहरा ऊपर किए, मसनूई आजिज़ी व संजीदगी से मजीद कहा तो वो दोनों फौरन फासले पर हुए, लेकिन वो बाहर ना जा सके। वजह बहुत वाज़ह किचन के दरवाजे पर अटकी खड़े थे। वैसे बेडरूम में क्या करती हो कि सब कुछ तो इधर उधर कर लेते। भरपूर संजीदगी से उसकी तरफ देते हुए उसने सरगोशियाना अंदाज में पूछा तो दोनों का दिल चाहा कि इस मुआविया के बच्चे को कहीं गायब कर दे, जो हर मौके पर आंट टपकता उनकी जान अजाब में डाल देता था। बकवास बंद कर अपनी फजूल में। हाँ ने पहलू बदलते उसे डपटाया, लेकिन वो डठाई से बोला, यार मैं कल शॉपिंग सेंटर गया, वहाँ तुम्हारे लिए एक स्पेशल चीज़ पसंद की, बल्कि खरीद ली। उससे मौजू बदलते हुए कुछ इस संजीदगी से बात की कि वो दोनों ना चाहते हुए भी उसकी तरफ मुतवज्जो हो गए। तो उन दोनों की सवालिया नजरों के जवाब में वह रुकते हुए बोला, यार मुझे तेरे लिए एक बहुत अच्छी विग पसंद आ गई जो मैंने खरीदी, कि मुझे तेरे बालों का बहुत ही खतरा रहता। जिस तरह ये दुश्मन के जेर हिरासत रहती हैं, मैं तुझे शर्मिंदगी की जर्द उसकी गुलफशाइयाँ जारी थी। जब मैं फोक लिए हुए उसकी तरफ लपकी तो वो फौरन झुकाई देता हुआ किचन से भागा। तो वो हाथ मलती वहीं पर रुकी, लेकिन जब पलटी तो हान की हचमगीन नजरों का सामना हुआ, वो जिन में गए। देखा, आज तुम्हारी खून हवा हरकतों की वजह से क्या क्या सुनना पड़ा। उसे तो शर्मिंदा करना चाहा। हाँ तो तुम खुद को भी समझा लो ना, अगर कुछ उल्टा करने की कोशिश की तो यही होगा। उसने बिना शर्मिंदगी के कहा तो उसे कुछ समझने का मौका दिया। उसे दोनों बाजू में उठा लिया। चलो फिर कमरे में चलते, तुम अपनी करना मैं अपनी। वो उसे उठाते हुए शरारत से बोला, हाँ नीचे उतारो, मुझे मार मार डालूंगे। उसकी हरकत पर अवध शर्मा गुस्से से बौखलाती हुई चीखे, ना अब नहीं, मैं तुम्हें बस तुम्हारे लाले के बच्चे खिलाते नहीं दे सकता जानम। उसके सर से सर टकराते उसने मैंने हेजी से मैं कहा, तो वो लब कुचलती हुई शर्म से कुछ कह ना पाई, लेकिन उसे यूं पिछली तरफ से कमरे की तरफ ज्यादा देखकर चीख लगी कि ऐसे तो वो किसी को नजर नहीं आएंगे और वाकई कमरे में ले जाएगा। लेकिन उसके चीहों को नजरअंदाज करते उसने चाल सीधी रखी, जबकि वो बदस्तूर चीखती हुई उसके सीने पर मुक्के मारते जा रहे थे। मम्मा ये इतना रोता है, शावर लेकर निकलते उसके कानों में उसका रूहान सा जुमला टकराया। उससे आए 3-4 दिन हो चुके थे और इस दिन से उसे यूं ही मुंह फेरे थे उसके कहने के बावजूद। अब इसकी बात सुनकर उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ, जो लू से ट्रोजर और शर्ट में मलबूस उलझे बालों समेत परेशान सी बैठी थी कि वीर रोता बहुत था और रात को उसे बहुत तंग किया था। अगर वो रात में वीर को उसके साथ संभालता ना तो उसे कुछ भी बेतना था कि वो रोने लगते। बेटा बच्चे यूं ही रोते हैं, मम्मा ने बहलाने वाले अंदाज में कहा, लेकिन हालिन नहीं रोती, बाकी बच्चे भी इतने नहीं रोते, पूरिया भी नहीं रोती। उसे मासूमियत से अपने सामने बड़े होते कम रोने वाले बच्चों के नाम बताए। कुछ बच्चे तंग कम करते हैं, हाले जैसे, और कुछ कम रोते हैं। कुछ बच्चे जिद्दी होते हैं, जहाँ और वीर जैसे वो ज्यादा रोते हैं। मामा ने शरारत से कहा, वजहों के शाम भी ऐसे रोते थे। उसकी मौजूदगी से बेखबर उसने कुछ कुछ हैरत इश्तियाक से पूछा। हाँ, उसे जब फुल अटेंशन या उसकी मतलूबा चीज नहीं मिलती थी तो वो यूं ही शिद्दतों से रोता था, बल्कि मारने को आता था। मम्मा ने मुस्कुराते हुए बताया तो उसने मुंह बनाया, अभी भी ऐसे ही करते, फुल अटेंशन मतलबा चीज न मिलने पर मारने को ही आते हैं, बस अब रोते नहीं है, घूरते हैं। मुंह बसोड़ते हुए हड़बड़ाहट जारी थी कि पास बैठी मम्मा और दूर खड़े जहाँ दोनों के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गए। लेकिन मम्मा ने यूं ही रिएक्ट किया कि गोया कुछ भी ना सुनाओ। चलो बेटा ये मुझे दो, उसे मैं संभालती और चुप करवाती जैसे उसके बाप को करवाती थी। मामा वी को एहतियात से उठाती हुई बोले तो मुस्कुराने लगे। मामा मुझे भी चुप करवाने और संभालने का तरीका उसे मासूमियत से कहा कि जिस उम्र या जिस माहौल में वो रह रही थी उसके लिए अभी ये सब संभालना बहुत ही मुश्किल था। किसे संभालने का तरीका, वीर को या उसके बाप को? मम्मा ने लेटते हुए उसको देते हुए शरारत से कहा तो वो गड़बड़ाई, नो मम्मा, वीर। उसे फौरन कहा, अच्छा। मुस्कुराहट दबाते वो बाहर को निकली तो वो डरते दिल के साथ मुड़ी, हाले की तरफ मतवज्जो ही, जबकि उसके मुड़ने से कबल या देखने से कबल वो ड्रेसिंग रूम में घुस चुका था।
वो धीरे धीरे कदम उठाती हुई मीने के साथ सीढ़ियां उतर रही थी कि एहतियात लाजम थी। उसके कुछ स्टिचेस अभी भी लगे हुए थे, वो जख्म भी कच्चे थे, इसलिए उसकी देख सब कांच की गुड़िया की मानद करते थे। जबकि सीढ़ियां उतरते चढ़ते वक्त भी एक अदद फर्द उसके साथ होता था जो उसे मुकम्मल एहतियात से लेकर जाता आता था। वो आखिरी सीढ़ी पर थी जब उसके कदम लाउंज से आती हुई हवा पर ठटक गया। वो हैरान उससे न्यूज़ देख रही जा रही थी। ब्लू गैंग की तबाही के साथ मुल्क भर में असरअंदाज हो रहे 19 दिन पहले नामालूम अफराद के हाथों लंदन में अंडरग्राउंड रिहाइश पजीर ब्लू गैंग के हर एक लीडर को जन्हा वसल कर दिया। मुकम्मल सबूत आर्मी चीफ को पहुंचा दी गए, लेकिन ये सब काम करने वाला कौन था उसके बारे में अभी तक कोई भी अंदाजा ना लगा सका। हालांकि आर्मी ऑफिसर भी इस सवाल का जवाब में कतई लाइल्म दिखाई देते। वो होले होले कदम उठाते सूबे की तरफ बढ़ती, ये सब सुनते हैरान हो रहे थे, जबकि बाकी सब भी वहां पर मौजूद थे। उसने नामहसूस अंदाज में उसे तलाशा, लेकिन वो वहां पर मौजूद ना था। लेकिन इस बिल्डिंग के खुफिया कैमरे में जिसको उसे ब्लॉक करना भूल गए थे, वहाँ इन अफराद की थोड़ी फोटेज इनकवरी टीम को हासिल हुई, लेकिन उनके चेहरे पर लगे हुए स्याही के निशानात और मास्क उनको पहचानने में मुश्किल पेश कर रहे थे। अब स्क्रीन दो हिस्सों में बढ़कर एक हिस्से में न्यूज़ एंकर गला फाड़ रहा था, जबकि दूसरे हिस्से में उनकी फोटेज दिखाई दे रही थी। वहाँ शायद धुआं गैस छोड़ी गई थी कि पहले तो बिल्कुल भी कुछ दिखाई ना दिया, लेकिन उसके बाद उसे गौर से देखा तो वो सब स्याह लिबास व स्याह बुढ़ पड़ू जैकेटों में मलबूस मास्क चढ़ाए नजर आए। उसका दिल धड़क उठा। वो स्याह जींस पर हाफ स्लीव, स्याह शर्ट और स्याह जैकेट पहने हुए, स्याह लॉन्ग शूज में दोनों हाथों में गन थामे निशाना बांधे आगे बढ़ रहा था, जबकि मुंह पर स्याही के निशानात के बाद उसके मास्क में छुपाया गया था, लेकिन उसे पहचान चुकी थी। मतलब वो अपना काम मुकम्मल कर आया था। उसके जहन में अपने जहरीले अल्फाज गूंजे, वो जो उसे लाइल्मी में बोल चुकी थी। उसके दिल में ढेरों ढेर शर्मिंदगी उतरने लगी। उसे समझ न आया कि अब अपनी सफाई किस तरह पेश करे कि उसे दुनिया का मुश्किल तरीन काम लगता था जहां शाह को मनाना। हालांकि वो उसके एक कदम बढ़ाने पर उसका हाथ थाम लिया करता था, लेकिन वो एक कदम भी उसके लिए बहुत ही मुश्किल था। बेटा क्या सोच रही हैं? चच्ची ने उसे यूं ही चुप देखा तो उससे पूछा तो वो हड़बड़ाई तो देखा कि न्यूज़ चैनल चेंज हो चुका था। मोहद और जाविया सोफे पर, जबकि जोरेस, आर्यन और नुमैर नीचे कुशन्स पर बैठे हुए थे। आज चूंकि सबकाफ था इसलिए घर में खूब रौनक लगी थी। पप्पा और पापा दोनों किसी जलसे में गए थे, जबकि हान और जहां के बारे में सब लाइल्म थे। मम्मा और मामा आज किचन में खुद सबके लिए रिफ्रेशमेंट रेडी कर दी, इसलिए सब लड़कियां बाहर बैठी हुई एंजॉय कर थी। कुछ नहीं, बस भाभी से मिलना था, तो घर में कब जाऊंगी? उसने उदासी से पूछा कि उसकी प्रेगनेंसी के 5वें मंथ से ही उसका बाहर निकलना बहुत हद तक बंद हो चुका था, जिसके बाद वो घर ना जा पाती थी, इसलिए उसे काफ़ी अरसा हो चुका था घर के हुए। वो सब हर हफ्ते बाद चक्कर लगाते थे, लेकिन अब उसका दिल उदास हो गया था कि खुद भी जानना है। बस कुछ दिन और रह गए हैं, चिल्ले के बाद चली जाना। आयत ने मुस्कुराते हुए कहा तो वो मुस्कुरा दी। परी? आयत ने परी को बुलाया जो जीनी, मैरो, ताशी के साथ मोबाइल पर झुकी खिलखिला रही थी। जी भाभी, उसने मुस्कुराहट जब्त करते हुए जवाब दिया। मेरा दिल कर रहा है कि तुम्हें 1-2 महीने के लिए घर भेज दें कि सब अलीज़े और तुम्हें मिस कर रही है, तो अलीज़े तो अभी जा नहीं सकती, इसलिए तुम चली जाओ। उसने शरारत से बज़ाहिर संजीदगी से कहा। उसके सवाल पर बातों में मगन आर्यन करण खाकर सीधा हुआ और मतवज्जो हुआ। उसकी शरारत समझती वो भी मुस्कुराकर बोली, जी भाभी, मैं भी तो यही सोच रही थी। उसने पुरस्कुन आवाज में कहा तो उसने उसकी तरफ घूरा, लेकिन वो मतवज्जो ना हुई। हाँ हाँ, भेजते उन्हें मेके। आर्यन को उसको ससुराल भेजते और नामालूम बच्चों को उनके ननियाल भेजते। मोहत ने बीवी की शरारत समझते हुए टुकड़ा लगाया तो महफिल चमचमा उठी, जबकि उसकी बात के आखिरी फिक्रात पर बड़ी गड़बड़ाई। हाँ यार, बीवियों को थोड़ा रिलैक्स भी देना चाहिए कि ये क्या खौफनाक शोहर की शक्ल देखकर बेचारी कुर्ती रहे और जान जाती रहे उसकी। सुरेश ने भी हिस्सा डाला तो आर्या ने दमोका झड़का। तुम्हारी बीवी ने तो पहले दिन ही पागल हो जाना सदमे से तेरी बूथी देकर, उसने तपे अंदाज में कहा तो सब हंसने लगे। तो देखना, पाँव 2-2 का पिएगी मेरे वो गर्दन अकड़ाते हुए बोला। आ थू, उसने क्या? सबने बुरा मन बनाया। तेरे पैर तो 2-2 कर देखने के काबिल ना हो, तू पीने की बात कर रहा है? आर्या ने अपना पूरा बदला लेते हुए कहा तो उसने डठार से कहा। जलने वाले का मुंह तो काला हो या ना हो, लेकिन बीवी जरूर मेके जाएगी उसके। उसे मजीद जलाया। खबरदार किसी ने ये तहरीबकारी या जालिम समाज का रूप सामने लाया, वो सबके तरफ देते हुए बोला। तो अली से मुस्कुराहट दबाती हुई बोली, मैं तुम्हारी पुप्पो साथ ये जालिम रूप सामने ला रही और पड़ी को बाइक की तरफ भेजने लगी। उसे शरारत से अपनी महसूस धीमी आवाज में कहा तो उसकी शक्ल देखकर सबके कह के छूट गया। ओ लेडी डान, आपके सामने आपके डान कुछ नहीं कहती, इसलिए हम भी रिक्वेस्ट करते हैं। उसने आजिज़ाना आवाज में जिस तरह कहा था या जिस शख्स का हवाला दिया, वो हवाला उसके चेहरे पर सुर्खी बिखेरने को काफी था। हट जाओ साहबा, होशियार हो जाओ साहबा। माविया की जोरदार आवाज पल के लड़कार पर सब एक पल को दहल गए। अल्लाह हैड, आपकी किसकी सहती आ गई? दादो ने सीने पर हाथ रखते हुए हैड मांगी और दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ पर वो चेहरे पर महसूस शरारती चमक लिए हुए खड़ा था।
جبکہ اس کے پیچھے کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوا ہان اور دانت نکالتا ولی بھی تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ بھی تھا جسے اس نے کسی خزانے کی مان تھاما ہوا تھا۔ آج تو میری زبان دنگ رہ گئی، میں ایسے ایسے نظارے دیکھے قسم سے مجھے ایک پل کو رلا گئے، لیکن آئے ہائے پھر ایسا پیار اور دیکھ کر قسم سے مجھے تو زینی یاد آ گئی۔ سنجیدگی سے بولتے بولتے لفظ ہڑپ کرتے وہ آڑ میں زینی کو بکلا گیا، جبکہ شادی شدگن افراد کو بھی اپنی اپنی پڑ گئی کہ کس کی قسمت اپنی پھوٹ گئی۔ ایسا کون سا اللہ دین کا چراغ لے آئے ہو اور اب جو ولولہ ہی نہیں ختم ہو رہا۔ میڈو جس کا اسے اللہ واسطے کا بیٹھ تھا، لگتا ہی نہ تھا کہ دونوں سگے بہن بھائی ہیں، اس نے اسے چڑھاتے ہوئے کہا، شکر کرو بیوی تم اور تمہارا میاں نہیں ہے اس میں انوالو، لیکن مجھے مجبور نہ کرو کہ ہاسپٹل۔ اس کی زبان کے آگے تو خندق تھا۔ ہاں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے اس کا بٹن بند کیا۔ چھوڑو یار، وہ دکھا جس کے لیے ہم نے اتنی محنت کی اسے حاصل کیا۔ ولی جو علیزہ سے ملنے کے بعد بچوں کو گود میں لے کر اس کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا، اس نے کہا، معاویہ آپ کون سی شرارت کرنے لگے ہو؟ ماما نے تنبیہی آواز میں کہا، توبہ کریں جلدی سے ماما جلدی کریں۔ اس نے جس انداز میں کہا وہ فوراً توبہ کرنے لگی، جبکہ سب کی ہنسی نکل گئی۔ بے شرم، انہیں فت مٹانے کو کہا۔ ہاں تو کسی کے شریفانہ جذبات کو شرارت نہیں کہتے، یہ دیکھیں نا۔ ہاں آپ، اسے لفافے سے سیڑھی نکالتے ہوئے کہا تو قدموں کی چاپ پر سب دروازے کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہاں پر جہان کے ساتھ معاذ، حمین اور زجا بھی تھے جنہیں معاویہ اور ولی نے دعوت دی تھی۔